वेलकम बैक टू एन एक्सप्लोर लिटरेचर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल की जिसे लिखा था ई एम फॉस्टर ने। अब सीधा बात करते हैं बुक के इंट्रो के बारे में। इस बुक को पब्लिश करवाया गया था 1927 में। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट वर्क है एनालाइज करने के लिए जॉनर ऑफ नॉवल को। यहाँ पे वो पूरा मेथोडोलॉजी की बात करते हैं कि कैसे एक जो नॉवल है उसको क्रिटिकली रीड किया जा सकता है। एंड ही ऑल्सो प्रेजेंट कि भाई ये जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है नोवेल का, इस बुक में सिर्फ वही कवर नहीं है बल्कि एक जो पूरा जनरल पैटर्न रहता है रीडिंग ऑफ नॉवल का, उसके क्रिटिकली एनालाइज करने का, उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखने का, वो सारी बातें इस बुक में की गई हैं। ये जो बुक है उसे पब्लिश करा गया था वर्जन ऑफ सीरीज़ के अंदर, जो कि क्लार्क लेक्चर्स डिलीवर करे थे फॉस्टर ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में। तो ये जो पूरा वर्क है फिर उसको कंबाइन करके पब्लिश करवाया गया 1927 में। 7 एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल की, तो 7 एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल होते हैं स्टोरी, करेक्टर, प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी, पैटर्न्स और रिदम। अब एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है स्टोरी। तो फॉस्टर बोलते हैं कि जो स्टोरी है वो सबसे सेंट्रल होता है एक नॉवल के, और जो आपका रीडर है उसको एक्साइटमेंट रहना चाहिए कि एक चीज़ हो गया अब इसके बाद क्या होने वाला है। तो बहुत ही एंगेजिंग आपका प्लॉट रहना चाहिए, और एक जो सीक्वेंसिंग है इवेंट्स का उसको इस तरीके से रखिए ताकि जो क्यूरियसनेस है आपके रीडर की वो ख़त्म ना हो। उसको हमेशा ये लगता रहना चाहिए कि आगे क्या होगा, एंड उसको इंटरेस्ट रहना चाहिए पूरी स्टोरी के अंदर, एंटरटेनिंग भी हो, अच्छा एक स्टोरी हो आपका। सेकेंड थिंग इज करेक्टर्स। तो इन्होंने चार्ल्स डिकिंस के वर्क को यूज़ करके यहाँ पे बताया है कि 2 टाइप के करेक्टर्स होते हैं, फ्लैट और राउंड करेक्टर्स। जो फ्लैट करेक्टर्स होते हैं उनके अंदर आपको 2-3 ट्रेट्स, मतलब जो क्वालिटीज़ हैं वो अलग मिलेंगी। तो 17th सेंचुरी में ऐसे ऐसे करेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे नॉवेल्स के अंदर। ये थोड़े से ह्यूमरस काइंड ऑफ रहते हैं, कैरिकेचर्स में इनका पूरा जो कैरिकेचर्स होता है ना, कार्टून इमेजेस, उनमें आपको ये देखने को मिलते हैं। तो फॉस्टर इनके बारे में लिखते हैं कि ना ये बहुत ही ईजिली रिकॉग्नाइजेबल रहते हैं, और जो नॉवलिस्ट है वो इनको आराम से यूज़ कर सकता है, क्योंकि ना तो इनको किसी री इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, ना ही इनके लिए कोई आपको एक अलग से इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ता। वो खुद ही पूरे जो प्लॉट है उसमें फिक्स हो जाते हैं। तो ये लिखते हैं फॉस्टर इन फ्लैट करेक्टर्स के बारे में। देन आर राउंड करेक्टर्स। तो राउंड करेक्टर्स वो होंगे जिनके अपोजिट, जिनके ट्रेड्स होंगे सारे। तो इस तरीके से इन्होंने 2 टाइप ऑफ करेक्टर्स के बारे में बताया है, फ्लैट और राउंड करेक्टर्स। थर्ड एस्पेक्ट ऑफ नॉवल आता है प्लॉट। तो अकॉर्डिंग टू फोस्टर जो स्टोरी है उसके इवेंट्स थोड़े एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। कुछ अच्छा सा वो पूरा इफेक्ट डाले आपके रीडर्स के ऊपर, और जो रीडर है उन चीज़ों को ट्रैक भी कर पाए। ऐसा नहीं कि एक तरफ कुछ स्टोरी चल रही है दूसरी तरफ कुछ स्टोरी चल रही है। जो आपका एक ऑथर है उसको इस तरीके से सस्पेंस को बनाना चाहिए ताकि वो कुछ की डिटेल्स छोड़ता चले पीछे, ताकि आप उन चीज़ों को फॉलो कर करके फिर आपको पूरा एक्साइटमेंट रहना चाहिए ना कि भाई हाँ स्टोरी में ये होने वाला है, आप भी बीच में डिटेक्टिव बने पूरे कि हाँ ये चीज़ कैसे होगी, कौन मर्डर करेगा, या फिर ऐसी चीज़ें। तो जो पूरा एक एक्साइटमेंट है वो रीडर के अंदर रहना चाहिए, और प्लॉट का, करेक्टर्स का, इवेंट्स का, सबका एक बैलेंस बना के आपको चलना चाहिए ताकि जो एक पूरा स्टोरी है वो एक लीनियर तरीके से चल सके और अच्छे से आप बता पाएँ जो आप कहना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप 4-5 स्टोरी एक साथ चला रहे हैं और मतलब किसी का भी नहीं बन रहा। तो एक अच्छे तरीके का जो प्लॉट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एक नोवेल के लिए। देन द फोर्थ थिंग इज़ फैंटेसी और प्रोफेसी। जब आपको फैंटेसी और प्रोफेसी जैसी चीज़ें डालनी हो, जिसको हम मैजिकल इफ़ेक्ट्स बोलते हैं, मैजिकल इफ़ेक्ट जब भी आपको डालने हैं, तो फोस्टर इसके बारे में बोलते हैं कि जो ऑथर्स हैं वो मोस्टली ये फैंटेसी के जो एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ करते हैं मैजिक के तरीके से। तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू डिस्कवर, मतलब एक जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी नेचर है कॉमन प्लेस का या फिर ऑब्जेक्ट्स का, पीपल का, तो वो कैसे यूज़ किया जाता है। अब देखो जैसे हमने वो पढ़ा था इडिपस द किंग वाला, या फिर आपका एंटीगनी था। तो उसमें जो हम ऑरेकल की बात कर रहे थे, प्रोफेसीज वो दे रहे थे, टायरेसिस जो कि एक ब्लाइंड मैन था। तो हमने वो चीज़ें क्यों डाली, ताकि हम एक प्लॉट है जो उसका लिनियरिटी बता सके कि भाई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो भविष्यवाणी हो चुकी थी। तो एक जो मैजिकल एस्पेक्ट्स हैं आपके वो यूज़ किए जाते हैं ताकि एक जो कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ को, प्लॉट को पूरा करने के लिए, अब मेरे को ये दिखाना था उसमें डिपस रेक्स में कि वो आदमी आएगा एंड हिल किल हिज फादर और फिर अपनी मम्मी से शादी कर लेगा। अब वो चीज़ें मुझे अगर अपने रीडर्स को समझानी है तो मैं कैसे बताऊंगी कि भाई इसने कुछ गलत नहीं किया है, जब हमें एक पूरा डेकोरम भी मेंटेन करना होता है ना, एथिक्स एंड ये सारा स्टफ, तो आपको ये चीज़ें दिखानी पड़ती हैं कि ये चीज़ें एक्सेप्टेबल है बिकॉज प्रोफेसी हो चुका था उस चीज़ का। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं फिफ्थ एस्पेक्ट की। जो फिफ्थ एस्पेक्ट है वो है पैटर्न्स एंड रिदम्स, कि जो आपका पैटर्न है एक पूरा बुक का
वो आपकी आउटलाइन ऑफ बुक से रिसेंबल करना चाहिए। और जो शेप है, मतलब वो किस तरीके का आप एक सोशल स्टेटस दिखा रहे हैं, किसी करेक्टर का राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो जो सारी चीज़ें एक पैटर्न में चलनी चाहिए ताकि ऐसा लगे भाई हाँ ये सच में हो रहा है। कोई ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं से भी उठा के कुछ भी डाल दिया और ये जो नेचुरल चीज़ें हैं उसका डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा। तो आपको एक ऑथेंटिक सी स्टोरी बनानी है जिसमें जो आपके रीडर्स हैं वो उससे सिंपथी भी दिखाएं कि हाँ इस आदमी के साथ गलत हुआ है। जो स्टोरी का रिदम है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय मोटिव्स जो कि स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ यूज़ किए जाते हैं या फिर रियकर होते हैं। तो मोटिव से आपको पता चलता है कि किस तरीके का रिदम चल रहा है स्टोरी में। अब देखो एस्पेक्ट 7 थे, लेकिन मैंने इनको 5 में ग्रुप कर लिया है क्योंकि जो फैंटेसी और प्रोफेसी है मैंने उनको एक कैटेगरी में डाल लिया, और जो 6 7 थे आपके पैटर्न और रिदम मैंने उनको एक कैटेगरी में डाल लिया, इसलिए ये 5 बन रहे हैं। अदरवाइज यू कैन कीप देम अलग अलग ऑल्सो, तो फिर वो 7 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये थे आपके जो 7 एस्पेक्ट ऑफ नोवेल। तो क्रिटिकल तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से जो ई एम फॉस्टर हैं वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू फोस्टर जो बेसिस है एक नॉवल का वो रहता है उसका स्टोरी, और जो स्टोरी है उसमें फिर आपको इवेंट्स हैं जो टाइम सीक्वेंस के लिए मतलब पूरे एक लीनियर तरीके से अरेंज करने पड़ते हैं ताकि आपका प्लॉट अच्छा बन सके। तो जो स्टोरी का एबिलिटी रहता है वो रहना चाहिए एक रीडर के इंटरेस्ट को जगाना और अपने साथ एंगेज करके रखना, कि आपका रीडर बोर नहीं हो रहा है और उसको उन चीज़ों में एक सेंस दिख रहा है, लॉजिक दिख रहा है। जो ऑथर है मस्ट इनकॉपरेट बोथ द टेम्पोरल एंड वैल्यू बेस्ड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, मतलब जो उस टाइम की सोसाइटी में चल रहा है जिससे आपका रीडर क्या कर पाए, अपने आप को फील कर पाए कि हाँ ये चीज़ें बहुत ही नेचुरल है, ये मेरे आसपास हो रही हैं, और उन चीज़ों को जब कनेक्ट कर पाएगा तो ही वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड रहेगा। तो आपको वो एलिमेंट्स भी डालने हैं जब आप किसी स्टोरी को रीड कर रहे हैं। देन फोस्टर क्लेम दैट कि जो रीडिंग है वो जोर से पढ़ने में ज़्यादा इंजॉयबल रहता है, साइलेंटली इट्स फाइन, लेकिन जब आप उसको पढ़ के बोल बोल के सब बताते हैं पूरा जोर जोर से, तो वो एक अलग ही मज़ा रहता है नॉवल का। देन नॉवेल्स अनलाइक मोस्ट प्रोज हैज़ अ यूनिक अपील टू ईयर एंड हैज़ मच इन कॉमन विद द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, क्योंकि एक जो नोवेल है ना उसके अंदर आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग होता है। अब मैं आपको कोई कहानी बताऊं आराम से कि हाँ ठीक है एक कौवा था, वो प्यासा था, उसने ऐसा पत्थर डाला, ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं उसको एक अलग ही तरीके से बताऊं कि ना तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि एक बार ऐसा हुआ, तो आपका इंटरेस्ट आएगा मेरी तरफ कि ऐसा क्या हो गया, क्या बताने जा रही है ये। तो मैं उस एक बहुत ही घिसी पिटी स्टोरी को, कौवा और पत्थर पानी वाली पूरा स्टोरी को एक अलग तरीके से बता रही हूँ आपको, और आपका इंटरेस्ट भी आया मेरी बात सुनने में। लेकिन उसी तरीके से जो आपका एक नॉवल होता है उसको कौन कैसे बता रहा है उस तरीके से आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। अगर मैं उसको बहुत ही एक फीके से तरीके से बताऊंगी तो आप बहुत अच्छी सी नॉवल को भी नहीं सुनना पसंद करेंगे। तो एक नरेशन का स्टाइल बहुत मैटर करता है। आगे फोस्टर बताते हैं कि जो फैंटेसी है और जो प्रोफेसी है वो भी एडिशनल थीम्स हैं हमारी नॉवल के, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम एक नॉवल के कैरेक्टर या फिर प्लॉट की बात करते हैं तो अगर उनके डिस्क्रिप्शन में ही ये बता दिया जाए कि भाई कैसा एक उनका लाइफ रहने वाला है और जो ट्रुथ है उनका उसको हम बता देते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वो आपके जो ऑडियंस है उसको एंगेज करता है। एंड फिक्शन राइटिंग राइटर्स कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एनीथिंग वेदर रियल लाइफ और फॉकलोर्स, मतलब कि जो आपके राइटर्स हैं वो कहीं से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, या तो वो अपनी सोसाइटी से ही इंस्पिरेशन ले कि भाई मेरे को इस टाइप का कैरेक्टर बनाना। आपने एक पड़ोसी को देखा आपने कि वो ये तो ऐसे से हैं और आपने एक नोवेल लिख डाला उनके ऊपर कि इस करेक्टर का मैंने एक मतलब एक तरीके का करेक्टर मैंने यूज़ कर लिया है, अपने नेबर को आपने एज अ करेक्टर यूज़ करा, तो जैसे आपने उसकी हरकतें देखी थी आप उसको ही प्रेजेंट कर रहे हैं। या फिर आपने कोई बहुत बड़ा फॉकलोर सुना है, कोई स्टोरी सुना है, या फिर कुछ भी चीज़ें होती है ना कि कहानियाँ, तो उनसे भी आप कोई करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो एक जो फैंटेसी का जॉनर है वो माइथोलॉजिकल डिटीज़ में और ये जो सारी चीज़ें हैं एपिक वगैरह है उनके अंदर ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो अकॉर्डिंग टू फोस्टर जो हिंट रहता है माइथोलॉजी और प्रोफेसी का, जहाँ पे आपको फिजिकल रियलिटी, यूनिवर्सल, इन सारी चीज़ों को एक साथ दिखाया जाता है। एक जो रीडर का ह्यूमिलिटी और ह्यूमर है उसका सप्रेशन बहुत नेसेसरी रहता है एक नॉवल के प्रोफेटिक एस्पेक्ट के लिए। एंड इफ़ हिज प्रोफेट लेक्स ह्यूमिलिटी द रीडर विल नॉट हियर हिज मैसेज। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर जो आपका एक प्रोफेसी है उसके अंदर आपको जो रीडर्स हैं वो एंगेज नहीं हो पा रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता। एक जो सप्रेशन रहता है ना ह्यूमर का वो बहुत ही अननेसेसरी हो जाता है टाइम जब आपकी प्रोफेटिक स्किल्स अच्छे से काम ना आ पाए आपकी प्लॉट के अंदर। तो जो रीडर्स हैं वो सप्रेस करना पड़ता है अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को थ्रू आउट एंगेज विद द प्रोफेट मैसेज, मतलब आपको एक अपना जो ह्यूमर वाला सेंस है उसको साइड रखना पड़ेगा
और प्रोफेटिक मैसेज पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा जब आप एक प्रोफेसी, फैंटेसी इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो एक जो फैंटेसी वाली चीज़ है, प्रोफेसी वाली चीज़ है, आपको उस पे एज़ इट इज़ बिलीव करके जो पूरा प्लॉट है, उसकी लिनियरिटी को बरकरार रखना पड़ेगा। फोस्टर बताते हैं कि जो पैटर्न और रिदम रहता है, वो एस्थेटिक क्वालिटी बताता है हमारी नॉवल की। एक जो पूरा स्टोरी लाइन रहता है आपका, कैसे नैरेटिव चल रहा है, कैसा पैटर्न चल रहा है उसका, तो वो चीज़ें आपको कहाँ से पता चलेंगी? रिदम और पैटर्न से। फॉस्टर क्लासिफाई करते हैं रिदम को इजी या फिर डिफिकल्ट में, कि भाई दो तरीके का रिदम रहता है, एक तो इजी रिदम और दूसरा डिफिकल्ट रीजन। वन वे फॉर अ नॉवलिस्ट टू एस्टेब्लिश रिदम इज थ्रू रीअकरिंग फेजेस और इमेजेस विद माइनर ऑल्टरेशंस। तो कह रहे हैं कि जो रिदम है वो कैसे आएगा हमारा, जब हम किसी फ्रेज को बार बार यूज़ कर रहे हैं, किसी इमेज को, मोटिव्स को, अगर हम इनको थोड़ा थोड़ा चेंज करके बार बार यूज़ कर रहे हैं तो पता लगता है कि एक प्रॉपर रिदम आ रहा है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में चीज़ें चल रही हैं। एक जो रिजल्ट रहता है इसका वो क्या रहेगा? एक तो आपका इको करेगा, एक मेमोरी रिपीटिशन रहेगा, फिर म्यूजिकल जो एक चीज़ें हैं वो ग्रो करेंगी और परफेक्ट हार्मनी में जो हमारा प्लॉट है वो चल पाएगा और आप उसको समझ भी पाएंगे कि हाँ ये चीज़ बहुत सेंट्रल है। अब देखो कोई कैरेक्टर है, उसका रोल बार बार आ रहा है मूवी के अंदर, तो आपको पता लगता है कि हाँ ये कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। या फिर ट्रेलर में किसी का आप इमेज देख रहे हैं बार बार कि हाँ इसका कुछ ना कुछ तो मेन रोल है, ये तभी तो इसके ऊपर इतना है ना, लाइट एंड कैमरा का फोकस है। तो वो चीज़ें आपको पता लगती हैं जब कोई चीज़ बार बार इको करती रहती है, उसका रिपीटेशन होता रहता है। हम बात करेंगे नोवेल एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में, कि जो नोवेल है वो हमारी सोसाइटी को कैसे रिप्रेजेंट करती है। जब भी आप एक सोसाइटी का यूँ देखेंगे ना कि भी कैसे लोग हैं यहाँ पे, किस तरीके के यहाँ पे रिचुअल्स चलते हैं, कैसा एक कल्चर है, तो आपको नॉवल से देखने को मिल जाएगा। जब आप विक्टोरियन नॉवेल्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे कैसे कैसे थीम्स रहते हैं, तो अलग अलग जो टाइम पीरियड है हमारा, एलिजाबेथन एरा अलग है, हमारा विक्टोरियन एरा अलग है, तो अलग अलग टाइम पे जो नॉवेल्स लिखी गई हैं उनके अंदर आपको थीम्स, मोटिव्स, ये सारी चीज़ें भी अलग मिलेंगी, जिससे पता लगता है कि जो हमारी सोसाइटी है उसको नॉवेल्स रिफ्लेक्ट करती हैं, ऐसा कैसा दिखाती हैं। और एट टाइम्स जब द कंपैरिजन इज प्रॉब्लमेटिक एज ऑफन नॉवेल्स आर ऑल्सो अ क्रिटिक ऑफ सोसाइटी। कई बार तो क्या होता है, जो नॉवेल्स रहती हैं वो क्रिटिक करती हैं सोसाइटी को, मतलब उनके जो एक बोलते हैं ना, एक जो उनकी गलत चीज़ें हैं सोसाइटी की, उनको प्रेजेंट करती हैं कि भाई देखो इस तरीके से हो रहा है यहाँ पे, बट इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं और जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे कल्चर की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, इन सारी चीज़ों को एक जो ऑथर है या फिर कहीं नॉवलिस्ट है वो सारी चीज़ों को प्रेजेंट करता है। हमारा कैसा इकोनॉमी है, सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, फिर हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, तो इन सारी चीज़ों का जो एक जिस्ट है आपको वो कहाँ पे मिलेगा? जो नॉवेल्स हैं उनके अंदर। और वो मतलब वर्क्स में किसी में मिल सकता है, पोएम के अंदर भी मिल सकता है, फिर हमारे एसेज के अंदर। तो ये जो सारे वर्क्स होते हैं हमारे, वो सोसाइटी के रिफ्लेक्शन में ज़्यादा हमें प्रेजेंट करते हैं इन चीज़ों को। होते तो और भी चीज़ों में है, जैसे कि हम एक ऐसे में देख लें या फिर कोई पोएम में, ड्रामा में, लेकिन नॉवल काफ़ी एक ना थिक चीज़ रहता है, वो मोटा रहता है नॉवल, तो उसमें आप फाइन डिटेल्स देख सकते हैं कि ये करेक्टर ऐसा कर रहा था तो शायद ये उस सोशल क्लास से बिलोंग करता है, इसलिए इसकी ऐसी हरकतें हैं। तो आप उस चीज़ को एक नॉवल में बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि बड़े टेक्स्ट में ऑथर के पास फ्रीडम रहता है सारी चीज़ों की जो फाइन डिटेल्स हैं उनको प्रेजेंट करने का। इसलिए जो एक नॉवल है वो मिरर की तरीके से काम करता है हमारी सोसाइटी के लिए, कि कैसा एक सोसाइटी में स्ट्रक्चर चल रहा है उसको प्रेजेंट किया जाए रीडर्स के लिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये चीज़ समझाई गई है, बंकिम चंद्र चटर्जी की जो बुक है आनंद मठ, उसका एग्जाम्पल लेके बताया गया है कि ये जो बुक है ना, वो सिर्फ आपको बंगाली सोसाइटी के बारे में नहीं बताता कि सन्यासी रिबेलियन चल रहा था वहाँ पे, वो लोग फ्रीडम चाहते थे, या फिर जो एक पूरा स्ट्रगल चल रहा था फ्रीडम के लिए, अपनी मदरलैंड को बचाने के लिए, वो चीज़ें नहीं, बल्कि साथ में ये भी दिखाते हैं कि कितना इनह्यूमन गवर्नेंस था वहाँ पे, किस तरीके का शासन था, कितने जो लोग हैं उनको हार्डशिप्स फेस करनी पड़ रही थी। फिर जो बंगाल का फेमेन आया 1770s का, जो फेमेन के टाइम है उसमें भुखमरी में कैसे लोगों को सफ़र करना पड़ा। तो एक जो सारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर है ना आपका, वो उस नॉवल में प्रेजेंट किया गया है, जो आपको ना ही हिस्टोरिकल ट्रुथ्स के बारे में बताता केवल, बल्कि ये भी बताता है कि कल्चर कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, और जो कॉमन लोग हैं उनको क्या सफ़र करना पड़ा। क्योंकि जब भी आप देखो बुक्स की बात करते हैं, तो बुक्स को अगर कोई लेटेस्ट से इलीट क्लास का आदमी लिख रहा है तो वो अपने पर्सपेक्टिव से लिखेगा, ठीक है, तो और कोई लोअर कास्ट का आदमी लिख रहा है तो वो उसे अपने पर्सपेक्टिव से लिखेगा। तो हमें जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं वो नॉवेल्स में मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल रेफरेंसेस की बात करें तो वहाँ पे कुछ प्रिविलेज लोग ही पहुँच पाते हैं जो अपने हिस्टोरिकल अकाउंट्स लिख पाए। जैसे कि मैं मुगल एरा की बात करूँ
तो वहाँ पे जो राजा महाराजाओं ने जिनको अपॉइंट कर रखा था कि भई आप हमारी हिस्ट्री लिखेंगे, तो उन्होंने तो ऐसी हिस्ट्री लिखी ना जैसी वो दिखाना चाहते थे खुद को। तो राजा ने जैसा बोला वैसा उन्होंने लिख दिया। अब हम उस पे बिलीव भी नहीं कर सकते कि वो ट्रू था, नहीं था। तो हमें स्टोरीज़ से पता लगता है, जब हमें कॉमन लोगों की बातें पता चलती हैं कि भई एक्चुअल में ये बात थी। तो आपको वो अलग-अलग जो चीज़ें हैं, वो प्रेज़ेंट की जाती है डिफरेंट वर्क्स में, स्पेशली नॉवेल्स के अंदर। तो ये आपका एक रिफ्लेक्शन रहता है सोसाइटी का कि किस तरीके के वर्ल्ड में हम रहते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ पोर्ट्रेज और जो एक क्रिटिक है हम उससे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा ब्राइट और जो शेडोई साइड है रियलिटी का वो प्रेजेंट किया जाता है हमारी नॉवेल्स के द्वारा। आगे बताया गया है कि जो लिटरेचर है वो कलेक्टिव और इंडिविजुअल वॉइसेस है जो उनको शेप देता है सोसाइटी के अंदर। वो हमें बताता है कि भई देखो बहुत सारी प्रैक्टिसेस रहती हैं, फ़िलॉसफ़ीज़ रहती हैं, पर्सनल क्वालिटीज़ रहती हैं लोगों की और उनको हम कैसे देखें तो वो हमें लिटरेचर के अंदर पता लगता है कि एक लोअर क्लास का आदमी कैसे रिएक्ट करता है, एक अपर क्लास के आदमियों के पास क्या प्रिविलेज रहता है। तो वो सारी चीज़ें हमें एक नॉवल के अंदर देखने को मिलेंगी। वो आपको हिस्टोरिकल रेफरेंसेस में बहुत कम देखने को मिलती है क्योंकि जो एक लोअर स्ट्रेटा रहता है सोसाइटी का उसके बारे में ज़िक्र ही नहीं किया जाता। उनका वोकैब्युलरी कैसा है, उनका एक जो लैंग्वेज स्टाइल है वो कैसा है, तो वो उन चीज़ों पे ये को जो आप कहाँ टेक्स्ट है देख वो खत्म पाएँगे होता है। आई नॉवल के होप अंदर? आपको ये समझ आया होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये वर्क बाय ई.एम. फॉस्टर। तो कोई भी क्वेश्चन है तो उससे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर दैट। Then is don't forget to subscribe the channel, like the video and share it with your friends. I'll meet you in the next video. Till then take care, stay happy, stay healthy.